जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले की तरह फिर से आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेके प्रेजेंट हुए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया और वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इन सभी प्रश्नों के जवाब पाने के साथ साथ इसमें हम ये भी सीखेंगे कि प्लस और प्लस प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, माइनस माइनस प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, प्लस और माइनस आकर्षित क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे, तभी आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि क्षेत्र क्या चीज़ होती है। बच्चों, सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि क्षेत्र क्या चीज़ होती है। क्षेत्र उसे कहते हैं, क्षेत्र की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वह कांड अर्थात वह घटना जो बिना छुए की जाती है, बिना टच किए की जाती है, उसे क्षेत्र कहा जाता है, उसे फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। गांव में लोग कहते हैं कि मेरी एरिया इतनी है, मेरा नाम यहाँ तक बता दो, हर एक व्यक्ति मुझे पहचानता है। तो वो क्या होता है? क्षेत्र होता है जो बिना छुए किया जाता है। मतलब हर वह घटना जो बिना छुए की जा सकती है, मतलब उसे क्षेत्र कहते हैं। वह कांड जो बिना छुए किया जाता है उसे क्षेत्र कहा जाता है, उसे एरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एरिया कहा जाता है। तो अगला टॉपिक ये है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो मैं देसी भाषा में समझाता हूँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मतलब याद करने के लिए अगर कहूँ कि वैद्युत क्षेत्र कैसे, अगर कोई बाई चांस कोई पूछ लेता है, ऐसे किसी साधारण व्यक्ति को समझाना हो जो गाँव वाँव में हो कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, गाँव वाले लोगों को समझाना हो, तो उनको कैसे समझाओगे? तो उनको सीधे बता देना कि आवेश के चारों ओर की एक निश्चित दूरी को क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर की एक निश्चित दूरी लो, निश्चित दूरी को, आवेश हो, आवेश के चारों ओर की एक निश्चित दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगी। फिजिक्स की भाषा में इसको बताते हैं। फिजिक्स की भाषा में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर, मान लो ये प्लस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एक चीज समझाते हैं। जैसे पहले मैग्नेट से मैं आप लोगों को विद्युत, पहले हम चुंबकीय क्षेत्र समझाते हैं, फिर आप लोग इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए एक मैग्नेट है। मैग्नेट में प्लस एन और एस होता है। क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। एन से एस की तरफ जो होती है चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। अब मान लो क्या है, ये एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट है तो अपने चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा होगा। अब ये क्या है? एक मैग्नेट है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर होगा। मान लो इधर इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है। तो जब इधर से कोई अन्य मैग्नेट, जब इधर से कोई अन्य मैग्नेट, मान लो यहाँ तक कोई मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट लाया गया, तो ये वाला मैग्नेट, इसका एन इधर है और एस इधर है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा है। वो चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया कि ये घेरे में इतना घेरा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा हुआ है। अब इस वाले चुंबकीय क्षेत्र में जब इस वाले मैग्नेट को लाएंगे, जब तक ये मैग्नेट यहाँ तक है, इस वाले मैग्नेट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो एरिया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो यहाँ तक है। और जब इस वाले चुंबक को इसके अंदर लाओगे, इस वाले चुंबक को इसके अंदर लाओगे, पहले तो वहां तक तुमको लाना पड़ेगा। और जैसे ही इसके अंदर लाओगे तो हमें पता है कि एन और एस क्या करते हैं। तो दोस्तों एन और एस जो होते हैं वो आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। एन और एस हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। एन और एस जो होते हैं एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसकी एरिया में जैसे ही इसको ले जाओगे, ये इसकी तरफ, यहाँ तक तुमको बल लगाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और जैसे ही इसकी एरिया में लाओगे, ये वाला एस इस वाले एन को अपनी तरफ स्वतः खींच लेगा। तो कहने का मतलब है, इसके द्वारा उत्पन्न जो एरिया था यहाँ तक, अब इसका
इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा था, इसलिए ये वाला चुंबक का एन सिरा इसकी तरफ जाएगा। अगर यही चीज किया जाए कि इस वाले चुंबक को यहीं पे रखोगे तब तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही इसके अंदर लाओगे एरिया में, तो ये वाला चुंबक इस वाले चुंबक को अपने पास खींच लेगा। अगर हम कहें कि एन इधर है, एस इधर है और एन इधर, ये वाला चुंबक इसको तब तक प्रतिकर्षित नहीं करेगा जब तक इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं इस पर जब तक नहीं पड़ेंगी, इसमें जब तक प्रवेश नहीं करेंगी तब तक। अब होगा दोस्तों ये कि इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो ये है, जब इस चुंबक को इसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ले जा रहे होंगे, अर्थात ले जाओगे, जैसे जैसे इसको अंदर प्रवेश कराओगे, इसके चुंबकीय प्रभाव का इफेक्ट इस पर पड़ेगा और ये क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, कहेगा ए तुम उधर ही रहो, इधर नहीं आ सकते हो। क्योंकि ये क्या करेगा, इसका कट्टर दुश्मन है। एस और एस क्या होते हैं? कट्टर दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को कभी पास नहीं आने देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये अपने चुंबकीय प्रभाव का इफेक्ट दिखाएगा, चुंबकीय प्रभाव इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी चीज से मैं इसको रिलेट करता हूँ, इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब हम इसको समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश की दोस्तों परिभाषा ये होती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि ये बना है, ये आवेश है, ये मूल आवेश है, इसे स्रोत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्रोत आवेश कहा जाता है। ये स्रोत आवेश है, जो उत्पन्न करने वाला आवेश है, इसको स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। तो स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव करता है। क्या करता है? उस, मान लो ये क्या है, एक परीक्षण आवेश Q0 है, जब इसको अंदर लाओगे तो ये क्या करेगा, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, ये वाला परीक्षण आवेश अनुभव करेगा तब, जब इसके क्षेत्र के अंदर इसको लाओगे तब। जब तक इसे बाहर रहोगे तब तक इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। शहरों में आपने कभी क्या होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा। रिक्शे पर जो व्यक्ति बैठा होता है, उसे अगर आप स्रोत आवेश, मूल आवेश मान लो और रिक्शे को उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र मान लो रिक्शा है, रिक्शे पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति बैठा है और जो पूरा रिक्शा है उसको क्षेत्र मान लो, और रिक्शे को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो परीक्षण आवेश की तरह कार्य करता है। वो क्या करता है, उस मूल बिंदु अर्थात बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र अर्थात रिक्शे का अनुभव वही करता है जो रिक्शे को चलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप उससे समझ गए होंगे, दैनिक एग्जाम्पल है, लाइफ में काम आता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र कैसे एग्जाम में लिखोगे, और एग्जाम में अगर लिखने को आएगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो कैसे लिखना है वो लिखते हैं। ये लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र, तो आप ये समझ गए होंगे क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया मैग्नेट से उसको रिलेट किया। इसके बाद अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है मैं उसको लिखते हैं। आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर का आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पे किसी शब्द लगा लो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को को लाने पर वह
व उसके वैद्युत वैद्युत प्रभाव का अनुभव अनुभव करता है करता है वैद्युत अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाओं को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाओं को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ही वैद्युत बल रेखाएं हैं। कहने का मतलब है वैद्युत बल रेखाओं की हम पॉइंट बोलते जाएंगे और आप सभी अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। नोट करते जाना, सिलो सिलो बताएंगे, उसको समझाते जाएंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाती हैं, अर्थात माइनस पर खत्म होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट ये लिखोगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? खुला वक्र होती है। ओपन सर्किट में होती हैं। खुला वक्र, ओपन कर्व होती हैं। बंद वक्र नहीं होती, क्लोज वक्र नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? खुला वक्र होती हैं। जैसे यहाँ से देखो, प्लस से निकली हुई हैं और माइनस पर गई, माइनस पर समाप्त हो गई, फिर से माइनस से प्लस की तरफ नहीं आई हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र होती हैं, अर्थात ओपन कर्व कही जाती हैं, ना कि क्लोज कर्व होती हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। तीसरा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तीव्रता को नहीं प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि ये वैद्युत बल रेखा है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब इस प्रकार से अगर कोई रेखा खींचोगे तो इस बिंदु पर, ये बिंदु ए अगर मान लो, तो बिंदु ए पर यह जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट दोस्तों ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे उस कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। जैसे कि इस टाइप से अगर मान लें एक चालक है, ये चालक चादर है,
ये मान लो एक चादर है। अब इस चादर के अभिलंबवत प्रवेश करती हैं और अभिलंबवत जो होती हैं वो क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो इस चादर के अभिलंबवत प्रवेश कर रही हैं और अभिलंबवत जो होती हैं वो हम्म, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं या फिर निकलती हैं और अभिलंबवत प्रवेश करती हैं और अभिलंबवत बाहर निकलती हैं। जैसे इस प्रकार से क्या है, अभिलंबवत प्रवेश करेंगी, अभिलंबवत ही बाहर निकलेंगी। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एरो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, अभिलंबवत प्रवेश करेंगी और अभिलंबवत ही बाहर निकलेंगी। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत प्रवेश करती हैं और अभिलंबवत बाहर निकलती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने और फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या रखती हैं? वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने और फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपको समझ में आ गए होंगे। और वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या होती है, इस चीज को हम बताते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण मैंने आप लोगों को सारे बता दिया है। अब वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या होती है, जिसको जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार दोगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। क्या करता है? वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे लिखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर कोई स्वतंत्र एवं पृथक्कृत स्वतंत्र एवं पृथक्कृत पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है गति करता है। ये होती है वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। इसको हम देसी भाषा में समझते हैं, वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो एक चीज समझते हैं। मान लो ये क्या है, बिंदु आवेश क्यों है, ये बिंदु आवेश क्यों है, या फिर इसको स्रोत आवेश मान लो। जब इस स्रोत आवेश के पास में एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाया जाता है, तो ये परीक्षण आवेश पर, ये जो बिंदु आवेश है इस वाले परीक्षण आवेश पर क्या करता है, एक बल लगाता है। और वो बल लगाता ही क्यों है, आखिर ये बल लगता ही इस पर क्यों है, तो वो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। और वो वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके द्वारा निकलने वाली वेव होती है तरंगे। मतलब ये धनावेश जो है कुछ चीज को छोड़ता रहता होगा, क्या कर रहा होगा, इसमें से कुछ चारों तरफ निकलता होगा, जो क्या करता है, एक निश्चित दूरी तक फैला होता है। क्या होता है, एक निश्चित दूरी तक फैला होता है। इसीलिए क्या होती है, वो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो निष्कोण होती हैं और वक्राकार, मतलब सीधी नहीं होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, निष्कोण वक्र। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे एक लाइन, एक शब्द और जोड़ लो, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। निष्कोण
वक्र रेखाएं, ये शब्द तुमको जोड़ना है। वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं कोई स्वतंत्र जिन पर कोई स्वतंत्र जिन पर कोई स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये धन परीक्षण और जो ये बिंदु आवेश है अपने चारों तरफ कुछ एरिया को मतलब कुछ वेव टाइप का या फिर कुछ जो होती है तरंगे यहाँ से वक्राकार निकलती होंगी, तो उन्हीं को कहा जाता है वैद्युत बल रेखाएं, जो काल्पनिक होती हैं, दिखती नहीं है, बट कल्पना किया गया है, इसीलिए कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखा से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बच्चों आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसे कहते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को नहीं दिया है, जो मैं स्टार्टिंग में बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र कब और किसने दिया। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को बताया किसने। आखिर वैद्युत क्षेत्र आना जरूरी क्यों हुआ, क्योंकि कूलाम भाई साहब ने केवल दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को बता दिया था, लेकिन उनसे जब ये पूछा गया था कि वैद्युत बल यहाँ पे लगता ही क्यों है, कौन लगाता है वैद्युत बल, इस चीज का जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो इसका जवाब किसने दिया था वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अभी। इससे पहले हम पहले ये समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फिर मैं उस वाले प्रश्न का जवाब भी आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस चीज को हम पहले समझते हैं। पहले हम परिभाषा बताते हैं, फिर मैं यहाँ पे बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। मान लो ये यहाँ पे क्या होगा, एक आवेश होगा, स्रोत आवेश, इसके द्वारा उत्पन्न ये क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है वो ये होती है दोस्तों कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल ई बराबर, कैपिटल ई क्या करता है, एक कूलाम पर लगने वाला बल होता है। एक कूलाम आवेश इतना बड़ा बल होता है कि एक कूलाम आवेश अर्थात एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश जो होता है, क्या होता है, एक कूलाम आवेश पर जो बल लगता है वो कैपिटल एफ। और एक कूलाम आवेश इतना बड़ा बल होता है कि उसको किसी वस्तु पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर मैं आप लोगों को एक कूलाम आवेश को फील कराऊं तो हम ये कहूं कि एक वस्तु है, इस वाले वस्तु से ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे बना देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट पर मान लो कि एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हो रहे हैं एक सेकंड में, बता रहा हूँ 10⁹ अगर हम ये कहूँ कि इस वाले वस्तु ए से इस वाले वस्तु बी पर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो हैं 10⁹ स्थानांतरित हो रहे हैं,
तो इस वाले वस्तु पर 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में लगभग 200 वर्ष का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 200 वर्ष लग जाएँगे। प्रैक्टिकल किया हुआ है, लगभग 198 वर्ष आता है। कहने का मतलब 200 वर्ष लगभग लग सकते हैं। 1 कूलाम आवेश को वस्तु ए से वस्तु बी पर स्थानांतरित करने में लगभग 200 वर्ष लग जाएँगे। मतलब 2 बार जन्म लेना पड़ेगा 1 कूलाम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करने में। और इस वाले टाइम पर तो व्यक्ति इतना जीता भी नहीं है, 200 वर्ष जीता, 100 वर्ष तो जी नहीं रहा है। तो कहने का मतलब 1 कूलाम आवेश आपको समझ में आ गया होगा कि 1 कूलाम आवेश आखिर कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी इसकी मात्रा होती है कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, 1 कूलाम आवेश को ना ले जा करके 1 कूलाम आवेश को ना रख करके यहाँ पे एक छोटे से आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? परीक्षण आवेश क्यू नॉट, अर्थात परीक्षण आवेश अर्थात क्यू नॉट कूलाम पर लगने वाला जो बल है, क्यू नॉट कूलाम पर लगने वाला जो बल क्या है? एफ है। तो यहाँ से क्यू नॉट जो होगा वो क्या होगा? इसके नीचे जाएगा। क्यू नॉट को इसके नीचे ले जाओ तो एक फार्मूला निकल के आएगा यहाँ से। यहाँ बचेगा 1 इंटू क्यू नॉट इंटू सी बराबर कैपिटल एफ। तो यहाँ से इस वाले क्यू को इसके नीचे ले जाओ तो बचेगा 1 इंटू सी बराबर एफ अपान क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। और इसी को कहा जाता है कैपिटल ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो ये फार्मूला दोस्तों इस प्रकार से निकल के आता है। तो इसी फार्मूले को हम फिजिक्स में कैसे बोलेंगे उस चीज़ को समझाते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, यहाँ से परिभाषा देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसी वीडियो में क्या है, परिभाषा को बिल्कुल जबान पे रट लो, दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई बराबर कैपिटल एफ बटे क्यू नॉट होता है। इसका मात्रक, इसका जो दोस्तों मात्रक होता है, इसका मात्रक एफ का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, अर्थात इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इसके ऊपर लिखेंगे, या हम इस चीज़ को इस साइड में लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हम इस साइड में लिख देते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको सिस्टेमेटिक तरीके से आप अपने नोटबुक पे नोट करके आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में मिलेंगी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएंगी। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हम लिखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश को क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक है, धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को
बल को उस बिंदु पर उस बिंदु पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ई बराबर क्या होता है, अगर क्यू नॉट परीक्षण आवेश को क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल एफ हो, तो एक कूलाम पर लगने वाला जो बल होगा एफ अपन क्यू नॉट होगा। एक कूलाम पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इसकी जगह पे कैपिटल ई लिख सकते हो। तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा एफ अपन क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है, इसी को एकांक मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रति एकांक आवेश पर। क्या है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों इस प्रकार का आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं वो अ, जो आपको सबसे पहले बताए थे कि इसकी खोज सबसे पहले मतलब किसने दिया, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको देता हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले दिया किसने। वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले दिया किसने और कब दिया। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कब दिया था, तो वो 1831 में दिया। 1831 में वैद्युत क्षेत्र शब्द, मित्रों वैद्युत क्षेत्र शब्द जो था वह सबसे पहले इसकी अवधारणा जो है इसको बताने वाले, वैद्युत क्षेत्र मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है, इस चीज को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने वैद्युत क्षेत्र सन 1831 में दिया था। कब दिया था, सन 1831 में माइकल फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र शब्द या अवधारणा इसकी दी थी और इसकी परिभाषा भी बताई थी। तो ये माइकल फैराडे ही थे जो वैद्युत क्षेत्र बताए और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी। और कब दिया, मैं इस चीज को भी आप लोगों को बता दिया हूँ। अब एक आखिरी प्रश्न रह गया है, वो है प्लस और प्लस प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, माइनस माइनस प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। इस चीज को दोस्तों हम समझते हैं कि प्लस और प्लस प्रतिकर्षित ही क्यों करते हैं। प्लस और प्लस प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये प्लस है दोस्तों, ये भी प्लस है। हमने तुमको बताया है कि प्लस क्या करता है, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस पर जाके समाप्त हो जाती हैं। कहने का था ये प्लस है तो इसके कहीं ना कहीं प्लस होगा, इधर कहीं माइनस होगा, इसका माइनस भी कहीं होगा। तो कहने का मतलब इस वाले प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और कुछ इस प्रकार से क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ऐसे वैद्युत बल रेखाएं मान लो निकल रही हैं इससे। इस वाले से भी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। इससे भी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी।
इस वाले से भी क्या होंगी, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इस प्रकार से कुछ ऐसे निकलेंगी ताकि वो प्रतिकर्षित कर सकें। इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब क्या है, इससे एक निकली फिर ऐसे निकली, इससे भी एक निकलेगी फिर ऐसे निकलेगी। अब अगली अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने इसको ज्यादा बढ़ा दिया है, इसको क्या करो, ऐसे जाओ, ऐसे। ये क्या है, प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जा रही हैं। क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्लस से निकल करके कहाँ जा रही हैं, माइनस की तरफ जा रही हैं। प्लस से निकली हुई हैं और माइनस की तरफ जा रही हैं। प्लस से निकली हैं और माइनस की तरफ जा रही हैं। सारी वैद्युत बल रेखाएं क्या है, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं। प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। इससे पहले मैंने वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी को 100% जब याद रखोगे तभी इस चीज को समझ सकते हो। वो प्रॉपर्टी कहती है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा पाप कर सकती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यही इसकी खासियत है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट सकती ही नहीं है। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पाप उनको करना पड़ जाए, लेकिन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यही रीजन है कि प्लस और प्लस क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्स कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है, दूर फेंक देता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, पार कर देता है। जैसे इसको समझो, अगली वाली जो वैद्युत बल रेखा होगी जब इधर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे वो आपस में काटेंगी, और जब आपस में काटेंगी तो हमने बताया है वैद्युत बल रेखा का एक गुण है, कुछ भी हो जाए वो काटेंगी तो है ही नहीं। तो क्या करेगा, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस एक दूसरे से दूर हो जाएगा ताकि इसमें स्पेस बन जाए, जगह बन जाए। और जैसे ही जगह बनेगी, इसमें से निकलने वाली जो अगली वैद्युत बल रेखा है और इसमें से निकलने वाली वो इधर चली जाएगी और वो इधर चली जाएगी बिना काटे हुए। क्यों? क्योंकि अगली जो वैद्युत बल रेखा होगी वो इस पर बल लगाएगी और ये इस पर बल लगाएगी, एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ेगी और इस प्रकार से प्लस और प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों माइनस वाला होता है। यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और प्लस माइनस को समझते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं। तो प्लस प्लस समझ गए होंगे और माइनस माइनस वाला भी समझ गए होंगे। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं। कुछ इस प्रकार से। अब ऐसे ही इसमें से आएंगी। इसको आप लोग अपने कॉपी पे भी बना सकते हो इसे आराम से। इतना ज़्यादा सुंदर तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं माइनस में क्या होती हैं, जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो ये माइनस में क्या है, जा रही हैं, इसमें बाहर निकल रही थी, इसमें माइनस की तरफ जा रही हैं। ये सारी की सारी क्या है, माइनस की तरफ वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो माइनस की तरफ जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसमें क्या है, माइनस की तरफ जा रही हैं। ये क्या है, प्लस से आ रही होंगी और माइनस में जा रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से आने वाली हैं और माइनस में जा रही हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसा प्लस में हुआ था सेम ऐसा इसमें भी होगा। इसीलिए माइनस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। जहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जहाँ पे भी ऊर्जा बहुत अधिक है, जहाँ पे ऊर्जा बहुत अधिक होती है वहाँ पे अस्थायित्व होता है। क्या होता है, वहाँ पे अस्थायित्व होता है। ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है वो चीज़ उतनी ही क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है। वो चीज़ उतनी ही अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाती है, वो स्थायी नहीं हो पाती है। सेम वहाँ पे यहाँ पे भी है, क्या है, अब यहाँ से जो अगली वाली होगी, अगली वाली जो वैद्युत बल रेखा है जब यहाँ से आएगी
और यहाँ से भी एक आ रही होगी, एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी इसमें और एक इसमें जाएगी। जब इसमें जाएगी तो क्या होगी, एक दूसरे को काटेंगी और काटने ना पाए मतलब काट तो सकती ही नहीं है। प्रॉपर्टी कहती है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो यहाँ पर तो उनको जाना है, वो कंडीशन है कि जो प्लस से वैद्युत बल रेखा निकली है वो माइनस में तो जाएगी जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे बात ये आ गई कि जो तो रास्ता इतना कम है, जगह इतनी कम है कि एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए क्या करेंगी, जगह बनाने के लिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। इसलिए माइनस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आशा करता हूँ कि मित्रों आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम समझते हैं कि प्लस और माइनस आकर्षित क्यों करते हैं। अब एक चीज समझ लो, प्लस से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा जो होती है वो माइनस की तरफ जाना चाहती है। अगर तुमसे कहा जाए कि आपको लखनऊ जाना है और आपको दो रास्ते दे दिए जाएं, कहा जाए एक तुम क्या है सीधे एक छोटा रास्ता दिया जाए और एक बड़ा रास्ता दिया जाए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये मान लो एक जगह है लखनऊ, एक जगह है और दो व्यक्तियों को यहाँ से एक दो व्यक्ति यहाँ पे, ये ए है और ये बी है। ए को भी लखनऊ जाना है, बी को भी लखनऊ जाना है। ए को रास्ता पता है सीधे ये वाली, ए को जो है वो रास्ता पता है लखनऊ जाने की ये वाली। अब बी को रास्ता जो है ये वाली नहीं पता है। तो बी जो है रास्ता जब नहीं पता है, जाना उसको भी वही, लेकिन इसको वो रास्ता नहीं पता है, तो क्या करेगा, ये घूम करके इधर से जा करके फिर इसमें आ रहा है। तो अब अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए, इन दोनों रास्तों में से कौन सी रास्ता अच्छी है, किस रास्ते पर व्यक्ति जाना सही समझेगा, तो आप सब यही कहोगे कि ए वाला जो व्यक्ति है वो सही है, ए वाला शॉर्टकट रास्ता पता है, इस रास्ते पे जाना चाहिए इसको भी, लेकिन बट इसको नहीं पता है इसलिए नहीं जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम इसको समझते हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और हर एक वैद्युत बल रेखा का एम होता है, लक्ष्य होता है, मिशन होता है, टारगेट होता है कि वह माइनस पर जाके पहुंचे। कहाँ पहुंचे, माइनस पर। तो इसमें से जो वैद्युत बल रेखा है वो एक तो जस्ट इससे निकली तुरंत इसमें पहुंच गई, दूसरी इसमें से निकली पहुंच गई, तीसरी क्योंकि वो सीधी रेखा नहीं होती इसलिए ऐसे जा नहीं सकती है, तो हम आपको ऐसे नहीं सिखाएंगे, तो हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे जाएंगी। इस प्रकार से सारी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं क्या होंगी, इस प्रकार से इसमें जाएंगी और प्लस से जाकर के माइनस की तरफ क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो हर एक वैद्युत बल रेखा चाहती है कि हमको कम से कम दूरी तय करनी पड़े। क्या करनी पड़े, कम से कम दूरी तय करनी पड़े। इस वाले को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है लेकिन जाना इसको भी माइनस की तरफ है, इसलिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, इसलिए क्या करती हैं, इस वाले माइनस को ये सारी वैद्युत बल रेखाएं दूरी को कम करने के लिए इसको खींचती हैं। क्योंकि इसमें मैंने पढ़ाया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या करती हैं, सिकुड़ने की प्रवृत्ति। तो ये वाली वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ेंगी, जिससे क्या होगा, दूरी कम होगी दोस्तों। क्या कम होगी, दूरी कम हो जाएगी। और जैसे ही दोस्तों दूरी कम होगी, ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, अट्रैक्शन करेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जिस बच्चे को ये डायग्राम भी बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो मित्रों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, इस प्रकार के वीडियो को आप पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और कॉन्सेप्चुअल मतलब विद कॉन्सेप्ट के साथ में फिजिक्स और अब कुछ दिनों के बाद मैथ के भी वीडियो आप लोगों को मिलने लगेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।